नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश प्रताप सिंह। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 8 विषय विज्ञान में पाठ 4 पढ़ाऊंगा। आज हम पाठ 4 के बारे में पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। पाठ 4 इकाई 4, जिसका नाम है खनिज एवं धातु। आज हम पढ़ेंगे खनिज एवं धातुओं के बारे में। खनिज क्या होते हैं, धातु क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है। चलिए, इस पाठ में कौन कौन से बिंदु हमको पढ़ने हैं वो देखते हैं। पहला देखिए, खनिजों का सामान्य परिचय। दूसरा बिंदु, धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण। तीसरा, धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। चौथा, धातुओं और अधातुओं के उपयोग। धातुओं का संचारण। धातुओं का संचारण में हमको क्या पढ़ना है, इन संचारण का कारण पढ़ना है और इसका समाधान भी पढ़ना है। गैल्वेनीकरण। और आखिरी बिंदु पढ़ना हमको मिश्र धातु और मिश्र धातु की विशेषता एवं उपयोगिता। तो इतनी चीज़ें हमको इस पाठ में पढ़नी है। चलिए, अब सबसे पहला जो शब्द लिखा है यहाँ पे, ये लिखा है खनिज। ठीक, खनिज एवं धातु, ये दोनों लिखे हैं ना। चलिए, अब ये देखते हैं खनिज क्या होता है। देखिए, खनिज खनिज हमारी पृथ्वी के या पृथ्वी की भूपरपटी पे पाए जाने वाले कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे हम अपने इस्तेमाल में आने वाले कुछ धातु या अधातुओं का निष्कर्षण करते हैं। धातु या धातु, धातु का अगर उदाहरण दिया जाए तो उसमें आप क्या कहेंगे, सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, ये सब क्या हैं, ये धातु हैं। अधातु में क्या क्या आ जाएंगे, अधातु में आपके आ जाएंगे ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब जो हैं ये किस में ये होते हैं क्या, अधातु होते हैं। ठीक, अब धातु और अधातु का उपयोग तो हमको पता ही होगा। धातु का उपयोग हर जगह होता है। जैसे ट्रेन चलती है तो ट्रेन के जो डब्बे बनते हैं वो किससे, लोहे से बनते हैं, तो लोहा धातु हो गया। जो चाकू, जो हम घरों में हम चक्कू इस्तेमाल करते हैं वो किसका बनता है, वो भी धातु का ही बनता है। ठीक, अधातु अधातु में देख लीजिए, सबसे पहले तो ऑक्सीजन गैस जो है, जिसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, श्वसन क्रिया में करते हैं। तो ये सब ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, ये सब धुआं क्या, ये सब अधातु में आ जाते हैं। चलिए, अब देखिए इसमें ये जो खनिज होते हैं ये कैसे बनते हैं। देखिए, प्रकृति में उपलब्ध खनिजों से धातुओं का निर्माण अनेक जटिल प्रक्रियाओं से गुजरकर होता है, जिसमें अनेक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों का सहारा लेना पड़ता है। ठीक, आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, प्रकृति में केवल कुछ ही धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। मुक्त अवस्था का मतलब फ्रीली अवेलेबल। फ्रीली अवेलेबल का मतलब जो धातु हमें उसी अवस्था में हमारी पृथ्वी से प्राप्त हों। जैसे सोना, ये देखिए उदाहरण दिया है। उदाहरण के लिए सोना तथा प्लेटिनम जैसी धातुएं या तत्व मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। अब जैसे सोने की जो खुदाई होती है, जो सोने की खुदाई वाले खान होते हैं, वहाँ पे खुदाई तो होती है, तो सोना हमको सोने के रूप में ही टुकड़ों में ऐसे प्राप्त हो जाता है। किंतु तो जो जो धातु ऐसे ही खुदाई करके हमको तुरंत का तुरंत उसी अवस्था में प्राप्त हो जाएं, उन्हें मुक्त अवस्था वाली धातुएं कहते हैं। लेकिन लोहा, एल्युमिनियम या तांबा, ये सब जो धातुएं होती हैं, ये किसी यौगिक के रूप में हमें पृथ्वी से प्राप्त होती हैं। फिर उन यौगिक का हम कई रासायनिक क्रियाओं द्वारा, भौतिक क्रियाओं द्वारा उसको अलग करने की बहुत
प्रक्रियाएं होती हैं और उन प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद हमें कॉपर, लोहा, एल्युमिनियम या ऐसी धातुएं हमको प्राप्त होती हैं। यानी ये देखिए, अधिकांश धातुएं प्रकृति से यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। यौगिक क्या होता है? यौगिक आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। यौगिक यौगिक का मतलब ऐसे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या पदार्थों से मिलके बने होते हैं, जिसमें मिलने की जो अ, मात्रा होती है वो निश्चित होती है, उन्हें यौगिक कहते हैं। आगे देखते हैं, इनमें सबसे अधिक उनके ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं। अब जो पृथ्वी पे यौगिक पाए जाते हैं वो उन उसमें सबसे अधिक ऑक्साइड के रूप में होते हैं। और इन ऑक्साइड से क्या क्या निकलता है? लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीज आदि ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं, जिनसे लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीज ये सब निकलते हैं, हमको प्राप्त होते हैं निष्कर्षण के बाद। दूसरे स्थान पर धातुएं सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं। पहला क्या था? ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होते हैं, दूसरा सल्फाइड के रूप में प्राप्त होते हैं। अब जो सल्फाइड के रूप में यौगिक प्राप्त होते हैं, उनसे क्या क्या मिलता है? उनसे हमको मिलता है कॉपर, लेड, जिंक, निकिल आदि। अब आगे देखते हैं, प्रकृति में सिलिकेट के रूप में खनिज बहुलता में पाए जाते हैं। मतलब जो सिलिकेट हैं, प्रकृति में जो सिलिकेट खनिज होते हैं, ये बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। किंतु सिलिकेट से धातुओं का निष्कर्षण जो होता है वो कठिन होता है, और इन पे जो निष्कर्षण में जो खर्च आता है वो भी औरों की अपेक्षा ज़्यादा आता है। ठीक, ये पाए तो अधिक मात्रा में जाते हैं, लेकिन इनसे जो धातुएं हमको प्राप्त करनी होती हैं, वो धातुओं की जो क्वांटिटी होती है, प्रतिशतता होती है, वो बहुत कम होती है, और इसी कारण इनका निष्कर्षण करना कठिन और बहुत महंगा पड़ जाता है। अब देखिए, खनिज खनिज का मतलब ऐसे पदार्थ जिनसे हम किसी धातु या अधातु को अलग करते हैं या प्राप्त करते हैं, उन्हें खनिज कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, खनिज प्राकृतिक पदार्थ के रूप में। अब प्राकृतिक पदार्थ के रूप में देखिए, प्रकृति से खनिज हमको प्राप्त होता है, और उसी खनिज से फिर हम लोहा, एल्युमिनियम, सल्फर, फास्फोरस ये सब धातु या अधातु जो भी होता है, हम उससे प्राप्त करते हैं। अब जैसे देखिए, ये जो खनिज होते हैं ये पृथ्वी की भूपर्पटी पे प्राप्त होते हैं। ये देखिए लिखा है, वास्तव में ये खनिज पदार्थ के रूप में पृथ्वी की भूपर्पटी से प्राप्त होते हैं। यानी लोहा, तांबा ये सब जो भी धातुएं हैं, ये कहाँ मिलती हैं? हमको खनिज के रूप में पृथ्वी की भूपर्पटी पे प्राप्त होते हैं या उनसे प्राप्त होते हैं। अब भूपर्पटी क्या होता है? भूपर्पटी हमारी पृथ्वी की सतह, यानी जहाँ पे हम जिस पृथ्वी पे खड़े होते हैं, उस सतह से अंदर की तरफ या पृथ्वी में नीचे की तरफ जब हम जाते हैं, तो जब हम नीचे की तरफ लगभग 30-35 किलोमीटर तक जाते हैं, तो ऊपर से 35 किलोमीटर अंदर तक के जो क्षेत्र होते हैं पृथ्वी के, उनको हम भूपर्पटी कहते हैं। ठीक, जैसे होता है ना, नल का जब नल लगवाना होता है तो पृथ्वी में छेद करते हैं, और पाइप जब अंदर डालते तभी तो पानी निकलता है। तो पाइप हमको पानी तो अंदर जब जाता है पाइप तभी मिलता है। ऐसे ही जब हम बहुत गहराई में चले जाते हैं, बहुत गहराई का मतलब लगभग सतह से 30 किलोमीटर नीचे तक, तो इस क्षेत्र को भूपर्पटी कहा जाता है। इसी क्षेत्र में हमारे सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, पृथ्वी के भूपर्पटी का निर्माण विभिन्न प्रकार के तत्वों एवं यौगिकों से हुआ है। इसीलिए इस पे हमें खनिज पदार्थ, यौगिक तत्व सब कुछ मिलते हैं, क्योंकि भूपर्पटी पे का जो निर्माण हुआ है इन्हीं सब चीज़ों से हुआ है। भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिक को खनिज कहते हैं। यानी भूपर्पटी में
इनका निर्माण कैसे होता है? प्राकृतिक रूप से होता है। प्राकृतिक रूप से, चाहे कोई ना कोई रासायनिक क्रिया द्वारा, यानी इसमें हम ह्यूमंस का या हम मानव का कोई हाथ नहीं होता। प्रकृति अपनी तरफ से ही कोई रासायनिक क्रिया कराती है या कुछ भी करा के इन अकार्बनिक तत्वों या यौगिकों का निर्माण खुद करती है। इसीलिए इनको प्राकृतिक पदार्थ कहते हैं। जैसे क्वार्ट्ज, माइका या माइका को अभ्रक भी कहते हैं, हेमेटाइट, बॉक्साइट, अर्जेंटाइट, ग्रेनाइट, ये सब क्या हैं? ये सब खनिज हैं। ठीक, ये इन सबको खनिज कहा जाता है। क्वार्ट्ज, माइका, हेमेटाइट, बॉक्साइट, अर्जेंटाइट, ग्रेनाइट, ये सब खनिज हैं। और भी बहुत सारे खनिज हैं, ये तो कुछ उदाहरण दिए हैं। बहुत सारे खनिज हैं पृथ्वी पे जो पृथ्वी की भूपर्पटी पे पाए जाते हैं। चट्टानें मुख्यतः सिलिकेटों की बनी होती हैं, जो पृथ्वी पर सबसे सामान्य खनिज है। चट्टान जो होते हैं वो सिलिकेटों की बनी होती हैं और पृथ्वी पर सबसे सामान्य खनिज होते हैं ये। यानी सामान्य का मतलब सबसे आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं ये। यहाँ देखिए, ये चित्र में एक खनिज का चित्र दिया गया है। ऐसे ही टुकड़े जैसा होता है, जो भी खनिज हमको मिलेंगे ऐसे ही मिलेंगे, कुछ टुकड़े में, कुछ द्रव के पदार्थ में। जैसे कोयला वोयला, ये सब क्या है? खनिज ही तो है। कोयला टुकड़े के रूप में निकलता है, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, उनको बाद में तोड़ के छोटा किया जाता है। पृथ्वी के अंदर ही तो मिलता है सब। देखिए, ये जो टुकड़ा है ये क्या कह रहा है? बॉक्साइट। बॉक्साइट है ये खनिज का नाम बॉक्साइट है। इससे क्या मिलता है हमको? एल्युमिनियम का खनिज मिलता है। बॉक्साइट से हम क्या निकालते हैं? एल्युमिनियम धातु निकालते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, यहाँ लिखा है सवाल, खनिज कहाँ पाए जाते हैं? खनिज कहाँ पाए जाते हैं? खनिज पृथ्वी के तल पर, भूपर्पटी में या समंदर में, ये जो समुद्र होता है उसमें पाए जाते हैं। तो भूपर्पटी तो आप जान गए, पृथ्वी से ऊपर से जब हम पृथ्वी के अंदर 30 किलोमीटर की गहराई तक जाते हैं तो उस क्षेत्र को हम भूपर्पटी कहते हैं। सारे खनिज हमको लगभग इसी क्षेत्र में मिलते हैं। बाकी और खनिज हमको समुद्र के जो गहराई होती है, समुद्र में जो होते हैं वहाँ भी मिल जाते हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडेट आदि जो खनिज होते हैं ये समुद्री जल में पाए जाते हैं। खनिज धातु तथा अधातु दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे अभी ऊपर हमने बताया, जो खनिज होते हैं, खनिज में हमको धातु भी प्राप्त हो सकते हैं और अधातु भी प्राप्त हो सकते हैं। धातु मतलब जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, ये सब धातु। अधातु मतलब सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, ऑक्सीजन। ठीक, ये सब अधातु हो गए। अब देखिए, स्फटिक, क्वार्ट्ज, अभ्रक आदि अधातु खनिज हैं। देखिए ये क्या है? स्फटिक, क्वार्ट्ज, अभ्रक, ये सब अधातु के खनिज हैं। यानी इन खनिजों से क्या अधातु प्राप्त होते हैं हमको। वहीं खनिज धातु व अधातु तत्वों के यौगिक भी हो सकते हैं। यानी कुछ खनिज ऐसे होते हैं जहाँ पे धातु और अधातु दोनों प्राप्त हो सकते हैं। यानी कितने प्रकार के हो जाएंगे खनिज? कुछ ऐसे खनिज होते हैं जिनसे सिर्फ धातु प्राप्त होते हैं, कुछ ऐसे खनिज होते हैं जिनसे सिर्फ अधातु प्राप्त होते हैं, कुछ ऐसे खनिज खनिज होते हैं जिनसे धातु और अधातु दोनों प्राप्त हो जाते हैं। जैसे बॉक्साइट। अब बॉक्साइट का जो रासायनिक सूत्र है देख लीजिए। बॉक्साइट खनिज जो होता है उसका रासायनिक सूत्र है Al2O3.2H2O। ये डॉट जो होता है इसको इंटू बोलते हैं। ठीक, Al2O3 इंटू 2H2O। ये इस नाम का जो खनिज होता है इससे एल्युमिनियम धातु तथा ऑक्सीजन धातु दोनों प्राप्त हो सकते हैं। यानी ये दोनों दोनों धातु और अधातु का मिक्सचर है। एल्युमिनियम हमारा धातु हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है ओ जो है वो अधातु में आ जाएगा हमारा। ये दोनों मिलके एक यौगिक बनाए हैं और यही यौगिक हमको पृथ्वी की भूपर्पटी पे मिलता है और उसे हम पृथ्वी से निकाल के फिर उससे एल्युमिनियम अलग करते हैं। इसी प्रकार कॉपर ग्लास Cu2S इसका रासायनिक सूत्र है। इसमें तांबा धातु तथा सल्फर अधातु यौगिक है। अधिकांश धातुएं संयुक्त अवस्था में अपने यौगिक के रूप में
प्राप्त होती हैं। जो धातु होते हैं वो कैसे यौगिक के रूप में होती हैं, तभी वो हमको भू हमारी पृथ्वी से भूपर्पटी से प्राप्त होती हैं उसी अवस्था में यौगिक के रूप में। और फिर उस यौगिक से हम कुछ रासायनिक क्रियाएं करा के उसको हम अलग करते हैं। पृथ्वी पे कुछ कुछ ही धातु मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सब हैं जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। ये देखिए, अधिकांश धातुएं प्रकृति में यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। एल्युमिनियम, लोहा और मैग्नीज जैसे अनेक धातुएं ऑक्साइड के रूप में तथा कुछ धातुएं सल्फाइड तथा कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। मतलब कुछ धातुएं जो हैं, धातु या धातु जो भी हैं, वो कुछ ऑक्साइड के रूप में मिलती हैं, कुछ सल्फाइड के रूप में मिलती हैं, कुछ कार्बोनेट के रूप में मिलती हैं। ठीक, तो ये सब इनके खनिज हो गए और इन्हीं खनिजों से सारे धातु निकलते हैं, यानी हम उनको रासायनिक क्रियाओं द्वारा या कुछ और क्रियाओं द्वारा हम उनसे अलग करते हैं। अब अगला बिंदु आता है, अगली चीज़ अयस्क। अयस्क इसको क्या कहते हैं? अयस्क को इंग्लिश में कहते हैं ओर। हाँ, खनिज, खनिज को इंग्लिश में कहते हैं मिनरल्स। ठीक, अयस्क। अब देखिए, लगभग सभी चट्टानों में कुछ ना कुछ मात्रा में धात्विक खनिज पाए जाते हैं, परंतु कुछ में धातु की मात्रा इतनी कम होती है कि उससे धातु का निष्कर्षित या निष्कर्षण या निकालना, ठीक, निष्कर्षित निकालना एक ही चीज़ होता है, करना कठिन एवं बहुत महंगा पड़ता है। यदि खनिज में धातु की मात्रा अधिक होती है तो उससे धातु का निष्कर्षण सरल एवं लाभकर होता है। ऐसे खनिज जिनमें धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में हो जाता है, उसे अयस्क या ओर कहलाते हैं या ओर कहते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमें कोई खनिज पृथ्वी पे प्राप्त हुआ। अब उस खनिज में जो धातु या अधातु जिस चीज़ को भी हमको निकालना है उसकी मात्रा अधिक है, तो जब हम उस खनिज को निष्कर्षण करेंगे उसका, तो हमको वो धातु अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। तो जब धातु हमको किसी खनिज से अधिक मात्रा में प्राप्त हो तो उस खनिज को हम ओर कहेंगे। ठीक, लेकिन अगर लेकिन अगर जो खनिज है उस खनिज में से हमको जो धातु या धातु हमको निष्कर्षित करना है या निकालना है उसकी मात्रा बहुत कम होती है, तो कम होने के साथ साथ हमको उसके निष्कर्षण में खर्चा भी अधिक आता है और हमको मेहनत भी ज़्यादा पड़ता है, तो उसको हम खनिज कहेंगे, उसको हम अयस्क या ओर नहीं कहेंगे। अब सीधा सिंपल सा, जिन खनिजों से या निष्कर्षित करने वाले पदार्थों की मात्रा उन खनिजों में अधिक होती है उन्हें अयस्क कहते हैं। ये इसका सीधा सा परिभाषा हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अयस्क धातुओं के ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट तथा कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। अधिकांश अयस्क में केवल एक ही धातु उपस्थित होती है। कुछ प्रमुख अयस्क एवं उनसे निष्कर्षित किए जाने वाले धातु अधोलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं। अब देखिए, नीचे कुछ एक तालिका बनी हुई है, उसमें और के नाम भी दिए हुए हैं और जो पदार्थ निकलता है या जो हमको प्राप्त होता है उसका भी नाम लिखा है। देखिए, ये धातु का नाम है, ये अयस्क का नाम है। यहाँ पे अयस्क में बहुतायत में उपलब्धता जिस चीज़ की सबसे अधिक है, अयस्क का रूप क्या है। पहला धातु जो हमको मिलेगा अयस्क से वो है मैग्नीशियम। इसका क्या नाम है? अयस्क का नाम मैग्नेसाइट। इसका सूत्र क्या है? MgCO3। अब CO3 है तो इसका मतलब कार्बोनेट हो गया। पिछले क्लास कक्षाओं में मैंने बताया है CO3 का मतलब कार्बोनेट होता है। ठीक, अगला जिंक देखते हैं। जिंक का जो अयस्क नाम है वो
कैलेमाइन है। इसमें ZnCO3, तो CO3 यहाँ भी आ गया, इसका मतलब ये भी कार्बोनेट है। लेड, लेड गैलेना एस का नाम है इसके। रासायनिक सूत्र PbS। अब यस है तो यस का मतलब एस से सल्फाइड, तो ये सल्फाइड हो गया। कापर, कापर का जो अयस्क है उसका नाम होता है कापर ग्लांस, Cu2S। अब यहाँ भी यस है आखिरी में, तो इसका मतलब ये भी सल्फाइड हो गया। आयरन, आयरन का अयस्क जो होता है उसका नाम है हेमेटाइट, Fe2O3 इसका रासायनिक सूत्र है। अब O3 है तो इसका मतलब O है, O का मतलब ऑक्साइड। एल्यूमिनियम बॉक्साइट अयस्क से मिलता है, इसका नाम रासायनिक सूत्र है Al2O3.2S2O। तो Al2 के साथ O है, इसका मतलब ऑक्साइड हो गया। सिल्वर, सिल्वर का मतलब अयस्क का नाम अर्जेंटाइट, इसका रासायनिक सूत्र Ag2S, S का मतलब सल्फाइड। कैल्शियम का, इसका अयस्क होता है जिप्सम। जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है CaSO4 × 2S2O। अब O है, O का O4 है, O4 का मतलब SO4 है, सॉरी CaSO4 है, SO4 का मतलब सल्फेट, ये सल्फेट हो जाएगा। तो ये कुछ धातुएं हैं जो जिनके अयस्क तो ये सारे हैं, ठीक ऐसे ये सारे अयस्क हैं उनके, और इन्हीं अयस्कों से इन उनके रिस्पेक्टेड धातुओं को निकाला जाता है। उनके अयस्क का रूप भी उसके साथ दिया गया है, तो ये आप लोग जरूर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखते हैं हमारे देश, हमारे प्यारे भारत में जो खनिज की उपलब्धता है वो कितनी है। भारत में खनिज की उपलब्धता, ये देखिए यहाँ पे एक तालिका दी है। खनिज हमारे पृथ्वी के भू पर जो परपट्टी होती है वहाँ से प्राप्त होता है, लेकिन हर देश में अलग अलग तरह की धातुएं प्राप्त होती हैं। ज़रूरी नहीं है, मतलब कुछ किसी देश में कुछ और धातु भी उसके खनिज के रूप में प्राप्त हो जाते हैं, किसी देश में कुछ और मिल जाते हैं। जैसे अब हमारे भारत में प्लेटिनम जो है, वो प्लेटिनम हमारे देश में पूर्णतया अभाव है उसका। हमारे देश में जो प्लेटिनम धातु है वो नहीं पाई जाती, तो उसके लिए हमको दूसरे देश से मंगाना पड़ता है। तो इसमें देखिए कुछ तालिका दी है, इस तालिका में देखते हैं कौन सा धातु कहाँ प्राप्त होता है हमारे देश में। देखिए लोहा, अयस्क का नाम क्या होता है लोहे के, हेमेटाइट। अब ये कहाँ कहाँ मिलता है, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। यानी लोहे का जो उत्पाद होता है लोहे के अयस्क का, वो इन सब जगहों पे अधिक होता है, सबसे अधिक। तांबा, इसका कापर पाइराइट, ये कहाँ कहाँ मिलता है हमारे देश में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सोना, ये तो मुक्त अवस्था में होता है, इसका कोई अयस्क नाम इसीलिए नहीं है। क्यों? क्योंकि सोना हमेशा फ्रीली स्टेट में अवेलेबल होता है या मुक्त अवस्था में पृथ्वी पर पाया जाता है, इसलिए इसका कोई अयस्क नहीं होता, इसीलिए इसके कोई अयस्क का नाम भी नहीं होता। जब अयस्क नहीं होगा तो उसका नाम भी नहीं होगा। कहाँ पाया जाता है, कोलार की खान आप लोगों ने सुना होगा, कहाँ है, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है सोना। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के अयस्क का नाम है बॉक्साइट, ये प्राप्त होता है हमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात, जम्मू कश्मीर, यहाँ सब पाया जाता है। कैल्शियम, चूना पत्थर जिसको कहते हैं, जिसके अयस्क का नाम चूना पत्थर है, सामान्य भाषा में हम चूना पत्थर ही कहते हैं इसको, हालांकि ये कैल्शियम के अयस्क का नाम होता है, ठीक। यह सभी राज्यों में पाया जाता है। संगमरमर के रूप में यह राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। संगमरमर तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ताजमहल जिसका बना है, तो उस रूप में ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। लेकिन जो कैल्शियम होता है, चूना पत्थर, ये लगभग सभी राज्यों में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इन धात्विक खनिजों के अतिरिक्त देश में कुछ अधात्विक खनिज जैसे अभ्रक, कोयला, पेट्रोलियम पाए जाते हैं। पेट्रोलियम द्रव अवस्था में भूपर्पटी से प्राप्त किया जाता है।
इसलिए इन्हें खनिज तेल भी कहते हैं। अब आगे एक तालिका दी है। ऊपर जो तालिका दी थी उसमें क्या था, उसमें धातुएं थी। अब यहाँ पे देखिए जो अधातु हैं, अधातु कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं और उनके खनिज का नाम। देखिए ये अधातु हैं, अधातु का नाम, अधात्विक खनिज और प्राप्ति का स्थान। तो सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन, ये अधात्विक खनिज अभ्रक, जो अधात्विक खनिज है इनका सिलिकॉन और एवं ऑक्सीजन के लिए, वो अभ्रक है खनिज का नाम। कहाँ प्राप्त होता है, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान। कार्बन जो है वो संगमरमर या चूना पत्थर इसका अधात्विक खनिज है, राजस्थान में प्राप्त होता है। कार्बन एवं हाइड्रोजन, ये पेट्रोलियम इसका अधात्विक खनिज है। जो पेट्रोलियम खनिज से कार्बन एवं हाइड्रोजन प्राप्त होते हैं। गुजरात, असम, अरब सागर के तटीय क्षेत्र तथा कावेरी, कृष्णा, गोदावरी के मुहानों पर प्राप्त होते हैं। और यहाँ देखिए कार्बन जो अधातु है, ये एक कोयला खनिज है, उससे भी ये प्राप्त होता है कार्बन। कोयला कहाँ कहाँ मिलता है, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु। तो ये कुछ चीज़ें थी, ये तालिका जो है ये आप लोग को ज़रूर याद होना चाहिए कि कौन सा खनिज कहाँ प्राप्त होता है हमारे देश में, और उस खनिज से कौन से पदार्थ का निष्कर्षण करके हम किस पदार्थ को प्राप्त करते हैं। अब वो धातु है या धातु है वो भी याद करना है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सोना, तांबा तथा टंगस्टन खनिजों की उपलब्धता बहुत कम है तथा प्लेटिनम खनिज पूर्ण अभाव है। यानी जो सोना, तांबा, जिंक ये सब हैं, टंगस्टन है, इन ये उपलब्ध हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में। वहीं जो प्लेटिनम धातु है या खनिज है उसका, वो उसका पूर्ण अभाव है, यानी हमारे देश में प्लेटिनम होता ही नहीं। अयस्क प्रकृति में पाए जाने वाला वह खनिज है जिसमें एक या एक से अधिक धातुओं अधातुओं को लाभदायक रूप से निष्कर्षित किया जा सकता है। लाभदायक रूप से मतलब अधिक मात्रा में निष्कर्षित कर सकते हैं और उससे हम लाभ कमा सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अयस्क से धातु अधातु प्राप्त करने और इन्हें विभिन्न उपयोगों के लिए शुद्ध करने के विज्ञान को धातु कर्म या मेटालर्जी कहते हैं। देखिए मेटालर्जी या धातु कर्म अगर पूछा जाए, धातु कर्म क्या होता है या मेटालर्जी क्या होता है, तो मेटालर्जी वो चीज़ है जब हम किसी अयस्क से धातु या अधातु प्राप्त करने के लिए उसे विभिन्न तरीकों से शुद्ध करते हैं तो उसे धातु कर्म कहते हैं। आगे देखते हैं। कुछ अयस्क में प्रमुख धातु के अतिरिक्त अन्य धातु भी उपस्थित होते हैं। जैसे तांबे के अयस्क में, तांबे का जो अयस्क है उसका नाम है कैल्कोपाइराइट, CuFeS2। ठीक, ये इसका रासायनिक सूत्र हो गया। अब इसमें देखिए Cu है, कापर भी है, और Fe मतलब आयरन भी है। यानी और अधातु के रूप में क्या है, सल्फर। यानी इसमें क्या क्या है, इस अयस्क से कापर, आयरन हमको दोनों मिल सकता है। कापर भी मिल सकता है, आयरन भी मिल सकता है। ऐसे ही क्रोमियम का जो अयस्क है, क्रोमाइट, FeCrO4, इसमें भी आयरन उपलब्ध है और क्रोमियम उपलब्ध है। क्रोमियम के साथ हमको आयरन इसमें भी मिल जाएगा। साथ में ही टाइटेनियम का अयस्क एल्मेनाइट, FeTiO3, इसमें भी टाइटेनियम के साथ हमको आयरन मिल जाएगा। यानी एक अयस्क में हमको एक से अधिक पदार्थ या तत्व, हमको धातु यहाँ पे मिल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा ना, टाइटेनियम में टाइटेनियम के अतिरिक्त अन्य धातु आयरन, या आयरन को लोहा भी कहते हैं ना, भी उपस्थित होता है। देखिए यहाँ Cu, यहाँ भी लोहा है, यहाँ भी लोहा है, इसमें भी लोहा है। ठीक, तीनों में लोहा प्राप्त हो रहा है और साथ साथ में
एक में कॉपर प्राप्त हो रहा है, एक में क्रोमियम प्राप्त हो रहा है, एक में टाइटेनियम प्राप्त हो रहा है। तो एक से अधिक धातु हमको एक ही अयस्क से प्राप्त हो रहे हैं। चलिए, अब धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुण, इनके भौतिक गुण के बारे में देखते हैं। पहला, भौतिक अवस्था। इस सामान्य ताप पर प्राप्त सभी धातुएं ठोस होती हैं, परंतु जो पारा है वो द्रवावस्था में रहता है। सामान्य ताप पर सिर्फ पारा धातु ऐसी धातु है जो द्रवावस्था में रहता है, बाकी सभी ठोस अवस्था में रहते हैं। सामान्य ताप पर अधिकांश धातुएं गैसीय अवस्था में, अधिकांश अधातुएं गैसीय अवस्था में रहती हैं, जैसे आयोडीन, कार्बन, सल्फर, सिलिका इत्यादि। ये सब जो धातु हैं वो ठोस रूप में रहते हैं। वहीं ब्रोमीन जो अधातु है वो द्रव अवस्था में रहता है, और बाकी जितनी भी धातुएं बची हैं वो सब हमारी गैसीय अवस्था में रहती हैं। जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या है, गैसीय अवस्था में प्राप्त होती हैं। हाँ, ये जरूर याद कर लीजिए कि ब्रोमीन धातु, पारा वो धातु है जो द्रवावस्था में रहता है, और ब्रोमीन वो अधातु है जो द्रवावस्था में रहता है। अब देखते हैं कठोरता। सोडियम धातु का एक टुकड़ा लेकर उसे छन्ना कागज में सुखा लें। धातु के टुकड़े को चाकू से काटें। क्या देखते हैं कि धातु का टुकड़ा आसानी से कट जाता है। अब लोहा, कॉपर, जिंक आदि टुकड़े को चाकू से काटें तो क्या होता है कि लोहा आसानी से नहीं कटता, क्योंकि वो कठोर होता है। ठीक, इसलिए लोहे को काटना अधिक कठिन होता है। तो धातु कठोर होते हैं, लेकिन कुछ धातु बहुत कम कठोर होते हैं और कुछ धातु बहुत अधिक कठोर होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा पारा को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कठोर होती हैं। अधिकांश धातुएं मुलायम होती हैं। कार्बन का अपर रूप हीरा जो है वो सबसे कठोर होता है। देखिए, जो धातु होते हैं, धातु मतलब मेटल, मेटल इंग्लिश में मेटल कहते हैं धातु को। अब धातु में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और पारा, पारा तो द्रव अवस्था में होता है, ये हमको पता ही है। तो पारा द्रव अवस्था में है, तो ये बहुत, इसकी कठोरता नहीं होती, क्योंकि द्रव को कठोर नहीं कहते हैं हम। द्रव लिक्विड जो तरल अवस्था होती है। तो बचा हमारा सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। अब ये ऐसे धातु हैं जो बहुत मुलायम होते हैं। ठीक, तो 4 धातुएं ऐसी याद कर लीजिए, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और पारा। इनको छोड़कर जो भी धातुएं हैं वो कठोर होती हैं। वहीं अधातु देखा जाए तो, अधातु मतलब नॉन मेटल, अधातु देखा जाए तो अधातु सभी मुलायम होते हैं। सभी अधातु जो होते हैं वो मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। वहीं जो कार्बन का अपर रूप होता है, कार्बन हमारा अधातु है, तो उसका जो अपर रूप होता है, कार्बन के 2 अपर रूप हैं। अपर कार्बन के बहुत से अपर रूप हैं, उसमें से 2 अपर रूप, एक ग्रेफाइट, एक हीरा। ठीक, तो ये जो हीरा है ये कार्बन का सबसे कठोर अपर रूप है, सबसे कठोर अपर रूप, बाकी सब मुलायम हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, चमक। चमक का मतलब कोई चीज़ चमकती है या नहीं चमकती है, यही देखते हैं ना, चमक का मतलब ये होता ना। यहाँ देखते हैं, धातुओं की सतह को उन्हें काटने के तत्काल बाद देखें तो हम पाएंगे कि वह दिखने में चमकदार होती हैं। इसे धात्विक या मेटालिक चमक कहते हैं। धातुओं की यह चमक उन्हें आभूषण और सजावट की वस्तुएं बनाने के लिए उपयोगी बनाती हैं। अधातुएं धातुएं के समान चमकीली नहीं होती। यानी अगर कोई चीज़ धातु है, मेटल है, तो काटने के तुरंत बाद उसमें चमक हमको दिखाई देगी, मतलब वो साइन करेगा, चमकेगा। जैसे होता है ना, लोहा देखे होंगे कि जब लोहा आरी से कटता है तो जिस जगह पे कटता है वो जगह चमकने लगती है, थोड़ा बहुत शाइनिंग आ जाता है।
लेकिन जो अधातुएं होती हैं, अधातुएं वो काटने पे जितना चमकदार मेटल होगा, धातु होगा, उतनी चमकदार अधातु जो अधातुएं होंगी वो नहीं होंगी। नॉन मेटल उतने चमकदार नहीं होते। यही धातु और अधातु के चमक में अंतर है। मेटालिसिटी जो होती है उसमें यही अंतर है। यह धातु चमकदार नहीं होते और धातुएं चमकदार होती हैं तुरंत काटने के बाद। आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता मतलब किसी चीज़ को ठोकने पीट पीट कर हम कितना पतला कर सकते हैं। ठीक, जैसे होता है ना, चक्कू, खुरपा, कुल्हाड़ी, ये जो बनाते हैं कैसे, लोहार जो होता है ठोक ठोक के बनाता है ना, पीट पीट के। लोहा तो गोल मटोल सा होता है, उसको पीट के हम धारदार बना देते हैं, चक्कू जैसा बना देते हैं। इसी को कहते हैं आघात वर्धनीयता। देखिए, एल्युमिनियम, कॉपर तथा आयरन का छोटा टुकड़ा लेकर उसे हथौड़े से पीटें। क्या होता है, हथौड़े से पीटने पर धातु के टुकड़े पहले की अपेक्षा और अधिक चपटे हो जाते हैं। चपटे मतलब पतले हो जाते हैं। धातुओं को पीट कर मतलब आघात पहुंचाकर चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। जैसे होता है ना, जैसे बक्सा और ये सब बनते हैं ना, क्या होता है, टीन के स्टेनलेस स्टील या एल्युमिनियम या टीन के चद्दर होते हैं ना, उन्हीं को मोड़ ओड़ के हम लोग बक्सा वक्सा बनाते हैं। तो वैसा ही चद्दर अगर हम किसी धातु को पीट पीट कर बना लेते हैं तो इसका मतलब वो धातु है। धातुओं में आघात वर्धनीयता की क्षमता जो होती है वो अधिक होती है। चांदी तथा सोने में आघात वर्धनीयता का गुण अधिक होता है, जबकि जस्ता कम आघात वर्धनीय है। अधिकांश ठोस अधातु पीटने पर भंगुर ब्रिटल हो जाती हैं। भंगुर मतलब आसानी से टूट जाती हैं। तो जो अधातुएं होती हैं, जो अधातु ठोस अधातु होती हैं, ठोस अधातु जो होती हैं सॉलिड नॉन मेटल, वो पीटने पे टूट जाती हैं, आसानी से टूट जाती हैं। ठीक, वहीं सोना और चांदी जो होते हैं उनकी आघात वर्धनीयता बहुत ज़्यादा होती है, यानी उनको ठोकना पीटना कितना भी कर डालिए वो टूट के अलग जल्दी नहीं होते। उनकी बहुत पतली पतली चादर बनाई जा सकती है। इसीलिए ज्वेलरी जो होती है सोने की बनाई जाती है, क्योंकि सोना मुड़ जाता है, बहुत आसानी से टूटता नहीं है। बहुत आसान, टूटने को तो टूटेगा ही क्योंकि वो मुलायम होता है सोना, लेकिन इसकी आघात वर्धनीयता क्षमता जो होती है, जो इसके गुण होते हैं, ये बहुत अधिक होती है। अब आते हैं तन्यता पे। तन्यता का मतलब होता है किसी चीज़ को हम खींचकर कितना लंबा तार जैसा बना सकते हैं। ठीक, अब देखिए, धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है। धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं। ठीक, यानी धातु को तार के रूप में परिवर्तित करना तन्यता कहलाता है। अब कितनी अधिक मात्रा में या कितना पतला तार हम किसी धातु का बना सकते हैं, वही उसकी तन्यता गुण को बताता है कि वो कितनी अधिक तन्यता रखता है या कितनी कम तन्यता रखता है। अधातुओं में ये गुण नहीं होता। अधातुओं में हम तन्यता का गुण नहीं प्राप्त कर सकते। तांबे, एल्युमिनियम और आयरन के तार हमने देखे ही हैं। ठीक, तांबा का तार घर में और एल्युमिनियम का तार घरों में जो बिजली की वायरिंग होती है उसमें लगता है। ये देखिए लिखा ना, घरों में विद्युत संबंधी कार्य में तांबे तथा एल्युमिनियम के तार का उपयोग होता है। तार जाली को बनाने के लिए लोहे के तारों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो खिड़की होती है ना, खिड़की पे जो महीन वाली जाली लगती है जिससे मच्छर मक्खी अंदर ना आ पाए, वो जो होता है वो लोहे के बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है अधातु से तार नहीं खींचा जा सकता। तो ये जान लीजिए, तार जो तन्यता का गुण होता है वो सिर्फ धातुओं में होता है, अधातुओं में नहीं होता। कुछ और बात जानते हैं। सोने की इतनी पतली चादर बनाई जा सकती है कि 20 लाख चादरों की मोटाई केवल 1 सेंटीमीटर होगी। यानी 1 सेंटीमीटर, पटरी से देख लीजिए, 1 सेंटीमीटर जितना होता है, उसके मोटाई में, 1 सेंटीमीटर की मोटाई में सोने की लगभग 20 लाख चादरों को रखा जा सकता है। यानी सोने की तन्यता इस हिसाब से बहुत ज़्यादा हो गई। आगे देखते हैं।
1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोना अगर आपके पास है तो आप उसको उसकी तन्यता 2 किलोमीटर तक देख सकते हैं, खींच सकते हैं। यानी 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अब आगे देखते हैं चालकता, सॉरी, चालकता। चालकता क्या होता है? किसी पदार्थ में विद्युत का प्रवाह, किसी पदार्थ में विद्युत का प्रवाह या विद्युत का सुचालक जो होता है वही वो पदार्थ चालक होता है। ये देखिए दिया है ना। अब चालक देखिए, अधातुएं जो होती हैं वो चालक नहीं होती हैं, धातु जो होते हैं वो चालक होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। अब घर में हमने देखा ही है कि तांबे के तार, एल्युमिनियम के तार, आयरन के तार लगाए जाते हैं ना। ठीक। तो जब ये इनकी चालकता होती है, विद्युत चालक होते हैं ये, इसीलिए ये इन तारों का इस्तेमाल होता है। धातु मेटल के जो तार होते हैं उनका इस्तेमाल होता है नहीं, और इनकी चालकता अधिक होती है। ठीक। इनकी चालकता जो तांबे की चालकता है वो लोहे से अधिक होती है। तांबे की चालकता एल्युमिनियम से भी अधिक होती है, इसीलिए तांबे का इस्तेमाल घरों की वायरिंग में होता है। तो चालकता क्या होती है? चालकता का मतलब विद्युत जिस पदार्थ में प्रवाह कर ले उस पदार्थ को विद्युत चालक या चालकता, उस पदार्थ को चालक कहेंगे। अधातु चालक नहीं होते। अधातु का मतलब कि इसमें ज़्यादातर अधातु जो हैं वो चालक नहीं होते, कुछ अधातुएं हैं जो चालक होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। ठीक, ये देखिए लिखा ना, जो धातुएं होते हैं, मेटल होते हैं, वो सभी मेटल विद्युत के सुचालक हैं, क्योंकि इनमें विद्युत का प्रवाह संभव है। अधिकांश अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं, लेकिन कार्बन विद्युत का सुचालक होता है। देखिए लिखा ना, अधिकांश धातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन वहीं कार्बन जो है वो अधातु होने के बावजूद भी विद्युत का सुचालक होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक तालिका दी हुई है, ये तालिका आप लोग खुद से भरेंगे। ठीक। इसमें इसमें देखिए कापर का और सल्फर का कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन का मतलब कि कौन सा कैसा दिखता है। तो कापर का रंग कैसा होता है ये बताना है, सल्फर का रंग कैसा होता है, भौतिक गुण क्या होते हैं, भौतिक मतलब फिजिकली कैसा दिखता है, कैसा दिखाई पड़ता है ये। चमक होती है, कापर में चमक होती है कि सल्फर में चमक होती है, या किसमें सबसे अधिक दोनों में से किसमें अधिक चमक होती है ये बताना है। कठोरता दोनों में से किसमें अधिक होती है, ऊष्मीय चालकता किसमें होती है। तो ये सब आप लोग खुद से करेंगे, इस तालिका को भरेंगे कॉपी में लिख के। चलिए आगे देखते हैं। धातुओं अधातुओं के रासायनिक गुण। मेटल नॉन मेटल के जो होते हैं उनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल गुण हैं, रासायनिक गुण हैं, वो क्या क्या हैं। देखिए, ऑक्सीजन से अभिक्रिया, जब कोई मतलब जो ऑक्सीजन है हमारा, ऑक्सीजन से मेटल जब क्रिया करता है तो क्या होगा, और नॉन मेटल क्रिया करेगा तो क्या होगा, वो देखते हैं। देखिए, सोडियम हमारा मेटल है, और ऑक्सीजन से जब ये क्रिया कर रहा है तो क्या बनता है, सोडियम ऑक्साइड। यानी जब कोई धातु ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक। हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए, सोडियम पोटेशियम ये बहुत क्रियाशील धातु होते हैं। तो ये सामान्य हवा से या नमी पाकर कहीं क्रिया न करने लगें, इसलिए इनको जो मिट्टी का तेल होता है उसके अंदर डुबो के रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल के अंदर डुबो के रखा जाता है, ताकि ये नमी पाकर
रासायनिक क्रिया ना करने लगें। ठीक, चलिए अब ये हो गया। ऑक्सीजन के साथ जब कोई धातु क्रिया या अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा ना, सोडियम तथा पोटेशियम के अधिक क्रियाशील होने के फलस्वरूप इन्हें ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब कि कोई धातु जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करे या ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जुड़ता है, उसी को ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ऑक्सीकरण से बचाने के लिए मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, ऑक्साइड बन गया ना, यानी धातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ कार्बन, कार्बन क्या है? हमारा अधातु है। ये ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है तो क्या क्या बना रहा है? ये बना रहा है CO और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, चलिए अब जब धातु या अधातु जल से क्रिया करेंगे तो क्या होगा? देखिए ये सोडियम है, सोडियम जब हमारा पानी से क्रिया करता है तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब कोई मेटल जल से क्रिया करता है या कोई धातु जब पानी से क्रिया करता है तो क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। उस धातु का हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आगे देखते हैं। ये देखिए मैग्नीशियम हमारा जब पानी से क्रिया किया, ठीक, तो क्या बना? ऑक्साइड बनाया पहले तो, ये ऑक्साइड बना ना, और हाइड्रोजन गैस निकला। ठीक, सोडियम क्रिया किया था तो क्या बना था? हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम क्रिया किया तो ऑक्साइड बना, और हाइड्रोजन गैस निकल, दोनों में निकल रहा है। ठीक, आगे देखते हैं। कहाँ गया? ये अम्ल के साथ अब क्रिया, अब जब ये धातु या धातु अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो क्या होता है? देखिए जिंक लेते हैं, जिंक की क्रिया हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं। तनु मतलब कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया करता है तो जिंक क्लोराइड बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकालता है। हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए, अगर कोई पूछे कि ये कैसे पता करेंगे कि किसी क्रिया में हाइड्रोजन गैस निकल रही है या नहीं, तो ये लिखा है जब हाइड्रोजन गैस निकल रही हो तो वहाँ पे एक जलती हुई तीली ले जाएंगे, और जैसे ही जलती हुई तीली उसके पास पहुँचेगी, हाइड्रोजन गैस के पास, तो वो ये लिखा ना, हाइड्रोजन पक की ध्वनि से उत्पन्न करते हुए जलती है। यानी जैसे उसके पास ले जाएंगे तो ये ऐसे, ये वाला आवाज़ होता है ना, इस आवाज़, ये आवाज़ उत्पन्न होगी और हाइड्रोजन गैस जलने लगेगा। ठीक, तो ये पहचान होती है कि किसी क्रिया में हाइड्रोजन गैस निकल रहा है या नहीं। अब देखिए यहाँ लिखा ना, धातु जब अम्ल से मिलता है तो क्या बनाता है? लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ये याद कर लीजिए, धातु जब अम्ल से क्रिया क्रिया करता है तो लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकालेगा या बनाएगा। आगे देखते हैं अधातु का। देखिए सल्फर अधातु है और HNO3 हमारा एसिड है, नाइट्रिक अम्ल जिसको कहते हैं, और S हमारा सल्फर है। तो सल्फर अधातु जब नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रिक एसिड से क्रिया करता है तो क्या क्या बनता है? पहले तो ये बन गया हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पानी H2O। ये इतनी चीज़ें बनेंगी जब कोई जब ये अधातु से क्रिया करेगा कोई अम्ल। ये देखिए यहाँ कुछ और भी जाने। तत्वों को धातु तथा अधातु में वर्गीकृत किया गया है। जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी ऐसे तत्व हैं जिनमें
धातु तथा अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। इन तत्वों को उपधातु या मेटलॉइड कहते हैं। ठीक, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी ऐसे तत्व हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, इसीलिए इनको मेटलॉइड या उपधातु कहते हैं। चलिए ये देखिए, यहाँ पे एक तालिका दी हुई है जिसमें धातु और अधातु में अंतर बताया गया है। तो गुण के आधार पे धातु अधातु दोनों का अंतर बताया गया है। पहला, भौतिक अवस्था में दोनों में क्या अंतर होता है ये देखते हैं। तो भौतिक अवस्था में धातु जो होता है ठोस होता है, कठोर होता है, चमकदार होता है। वहीं जो अधातु होता है वो द्रव या गैस होता है। ठोस में कार्बन होता है, सल्फर, आयोडीन और फास्फोरस। ठीक, ये ठोस होते हैं, बाकी सब द्रव या गैस अवस्था में पाए जाते हैं। घनत्व, गलनांक, इस गुण के आधार पे देखते हैं। तो ठोस ये जो धातु होते हैं अधिक होता है इनमें, ये घनत्व और गलनांक इनका अधिक होता है धातुओं का। सोडियम जो है वो बस एक अपवाद है। ठीक, सोडियम के साथ अपवाद है कि वो उसका घनत्व गलनांक थोड़ा कम होता है। बाकी ये धातुओं में सभी का घनत्व और गलनांक कम होता है। ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता, ऊष्मीय चालकता और विद्युत चालकता के आधार पर देखा जाए तो धातु सुचालक होते हैं और अधातु कुचालक होते हैं। आघातवर्धनीयता और तन्यता के आधार पर देखा जाए तो धातु आघातवर्धनीयता एवं तन्यता इनमें अधिक होती है धातुओं में, और अधातु जो होते हैं वो भंगुर एवं तन्यताहीन होते हैं। जल से क्रिया में सामान्यतः जो होता है सामान्य ताप पर धातु के साथ क्रिया करने, धातु जब जल से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकालता है, और सामान्य ताप पर जो अधातु होता है वो पानी से क्रिया नहीं करता। तो ये हो गए धातु और अधातु में अंतर। चलिए आगे देखते हैं। अब धातुओं का घरेलू और औद्योगिक उपयोग देखिए। घरेलू उपयोग में धातुओं का उपयोग सामान्य देख लीजिए। किचन में जो बर्तन होते हैं, ठीक, ये सब धातु के ही बने होते हैं। चाकू हो गया, थाली हो गया, भगोना हो गया, कुछ एल्युमिनियम के होते हैं, कुछ टिन के होते हैं, कुछ लोहे के होते हैं। हमारा गैस हो गया, चूल्हा हो गया, सिलेंडर हो गया, ये सब घरेलू उपयोग में हमारे जो धातु अधातु होते हैं उनका उपयोग है। वहीं औद्योगिक क्षेत्र में देखा जाए तो औद्योगिक क्षेत्र में देखेंगे तो वाहन हो गए, गाड़ी जो होते हैं उनमें भी धातुओं का उपयोग होता है। ठीक, रेल हो गया, हवाई जहाज हो गया, ये इनमें धातुओं का उपयोग होता है। फ्रीली स्टेट अब में जो धातु अवेलेबल हैं या उपलब्ध हैं मुक्त अवस्था में, जैसे सोना हो गया, सोने का उपयोग क्या होता है? गहने बनाने में होता है। लोग गहने पहनते हैं ना, तो गहने सोने के ही तो बनते हैं। सोने के गहने पहनते हैं, चांदी के गहने पहनते हैं, तो धातुओं का उपयोग ये भी एक उपयोग है। तो ये सारे घरेलू और औद्योगिक उपयोग के में आते हैं। आगे देखते हैं धातुओं का संक्षारण, कोरोजन। संक्षारण को क्या कहते हैं? कोरोजन। देखिए, संक्षारण का मतलब होता है कि किसी कारण से किसी भी पदार्थ का क्षरण होना या उस पदार्थ का नुकसान होना। जैसे लोहे में जंग लगना संक्षारण कहलाएगा। ठीक, लोहे में जो जंग लगता है वो संक्षारण का एक सबसे बढ़िया उदाहरण है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे एक क्रियाकलाप करके दिखाया है, ये देखते हैं। देखिए, एक बीकर में एक परख नली है, एक परख नली में कैल्शियम क्लोराइड भरते हैं थोड़ा सा, और उसमें 2-3 एकदम नई कील जिसमें जंग ना लगी हो वो डाल देते हैं, और दूसरी में एक पानी थोड़ा सा भरते हैं और उसको एकदम खौला देते हैं। खौलते हुए पानी में हम 2-3 कील लोहे की डाल देते हैं, और तीसरे में हम एक नॉर्मल पानी, नल से जो पानी निकलता है उस पानी को आधा भरते हैं और उसमें 2-3 कीलें डाल देते हैं। अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि ये जो कैल्शियम क्लोराइड वाला सॉल्यूशन है या परख नली है, इसमें जो कील हैं इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन कीलों पर, और जिस पानी को हमने खौलते हुए पानी में जो कील डाले थे
उन कीलों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जो नल का पानी हमने भरा था, सामान्य पानी जो था हमारा, उस कील पे क्या हुआ, जंग लगनी शुरू हो गई, जंग लगने लगा। ठीक। तो इससे क्या हुआ, देखिए कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो नमी को सोख लेता है, यानी ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है और नमी जो होती है उसको वो सोख लेता है। तो जब नमी और ऑक्सीजन इसको नहीं मिलते लोहे को, तो उसमें जंग नहीं लगता। वहीं जो ये वाली बीच वाली परख नली है, इस नली में हमने पानी को खूब खौलाया था, जिससे क्या हुआ, पानी में जो ऑक्सीजन उपलब्ध थे वो बाहर निकल गए। बाहर जब ऑक्सीजन नहीं मिला लोहे को, लोहा जब ऑक्सीजन, क्या अभी ऊपर क्या पढ़े थे कि मेटल जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ऑक्साइड बनाता है। तो जब इसको लोहे की कील को ऑक्सीजन नहीं मिला तो ये कोई रिएक्शन कर ही नहीं पाया, तो ये वैसे का वैसे रह गया। वहीं जब हमने नॉर्मल पानी में कील को डाला था तो यहाँ पे उसको नमी और ऑक्सीजन दोनों मिल गए, तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ये मेटल ऑक्साइड जो जो मेटल था उसने अपना ऑक्साइड बना लिया और उस पर जंग लगने लगा। जंग लगने से क्या होता है, जो ऊपरी परत होती है वो धीरे धीरे खराब होने लगती है और खराब होके निकलती रहती है, जिससे अगर हमारा 1 सेंटीमीटर का लोहा था तो वो 1 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा, जंग लगने के कारण वो 1 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा। यही होता है, यही नुकसान होता है, इसी को संक्षारण कहते हैं। तो ये संक्षारण लोहे के साथ ही नहीं और भी बहुत सी धातुओं के साथ होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ देखते हैं, लोहे तथा एल्युमिनियम का संक्षारण वायुमंडलीय ऑक्सीजन एवं नमी की उपस्थिति में ऑक्साइड बनने के कारण होता है। ठीक, क्या बनने, ऑक्साइड जो बनता है, मेटल ऑक्साइड जो बनते हैं, उन्हीं के कारण ये क्षरण या संक्षारण होता है। तांबे के बर्तन पर हरे रंग की कॉपर कार्बोनेट की परत तथा चांदी के ऊपर काले रंग की सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण इन धातुओं का संक्षारण होता है। एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, जस्ता, इनके टुकड़ों पर कुछ बूंदे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर धातु की सतह पर झाग या बुलबुला, जैसे होता है ना कि हमने देखा होगा एसिड हम जब कहीं डालते हैं तो वहाँ बुलबुला बनने लगता है, तो वैसे ही बुलबुला यहाँ बनेगा, ऐसा ही बुलबुला यहाँ दिखाई देगा। और जब उसको धातु को हम धोएंगे तो क्या होगा, वो एकदम चमकने लगेगा, साफ सुथरा दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा सा खुरदुरा हो जाएगा। तो क्या हुआ, देखिए ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बनने के कारण भी क्षरण होता है, और अगर हम किसी धातु को एसिड से धुल दें तो भी क्षरण होता है। वो अलग बात है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से धोने के बाद वो धातु चमकदार हो जाएगी, एकदम साफ हो जाएगा, चिकना दिखने में चमकदार दिखाई देगा। ठीक, ये देखिए धातु अम्ल के साथ क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जैसे एल्युमिनियम धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये देखिए ये रासायनिक अभिक्रिया दी है, एल्युमिनियम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो AlCl3 बना, एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बना। अम्ल के साथ रासायनिक क्रिया के कारण भी धातुओं का संक्षारण होता है, यानी ऑक्साइड बनेगा तो भी संक्षारण होगा और अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो भी संक्षारण होगा। अब इससे बचा कैसे सकते हैं, धातुओं को संक्षारण से कैसे बचाया जा सकता है, इसके कई तरीके हैं, देखते हैं। पहला, पेंट या लेप चढ़ाकर, जैसे कोई लोहा है, लोहे का दरवाज़ा होता है ना, आपने देखा होगा, उसको पेंट किया जाता है, इसीलिए पेंट किया जाता है कि उस पर जंग ना लगे। तो अगर हम पेंट या लेप चढ़ा देंगे तो वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा नहीं, और अगर ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगा तो लोहे में जंग नहीं लगेगा। इसीलिए देखिए बस, ट्रक, गाड़ियाँ जो होती हैं, ये सब क्या होते हैं, पेंटेड होते हैं ना, कोई किसी भी कलर में पेंट हो लेकिन पेंट किए हुए होते हैं। अगला देखते हैं, ग्रीस या तेल लगाकर। अब लोहे पे अगर हम तेल लगा के रखें तो भी वो हवा के संपर्क में नहीं आएगा, और हवा के संपर्क में नहीं आएगा तो इसका मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आया, तो उससे क्या होगा,
अगर ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आया तो भी उसका संक्षारण नहीं होगा। अब ये देखते हैं तीसरा, गैल्वेनीकरण धातु चढ़ाना, जिस गैल्वेनीकरण को धातु चढ़ाना भी कहते हैं और इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघलते हुए जस्ते में डुबो देते हैं। यानी एक भट्ठी होती है, उस भट्ठी में जो जस्ता है, एक बर्तन में जस्ता रखा होता है, वो एकदम पिघला हुआ होता है, इतना गर्म कर देते हैं उसको कि वो एकदम पिघल जाता है। फिर उसमें जिस सामान का हमको गैल्वेनीकरण करना है, उसको उसी बर्तन में डाल के एकदम एकदम से डाल के डुबो देते हैं और डुबो के फिर उसको निकाल के ठंडा कर देते हैं। तो उस पदार्थ पे या उस बर्तन पे, उस धातु पे जस्ते की एक परत चढ़ जाती है। यह देखिए लिखा है, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की एक पतली परत जम जाती है। इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक, अब इस तरह से धातुओं पे क्या होगा, अब लोहा ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगा क्योंकि उसके ऊपर एक पतली परत जस्ते की चढ़ जाती है, तो इससे संक्षारण नहीं होता। अगला देखते हैं, विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये भी वही है, बस तरीका अलग है एक तरह से। इसमें भी धातु पे दूसरे धातु की एक परत चढ़ा दी जाती है। उन धातुओं की परत चढ़ाई जाती है जिन पे ऑक्सीजन का प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ धातु जैसे क्रोमियम, निकल तथा टिन वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन एवं नमी से प्रभावित नहीं होते। तो क्रोमियम, निकल और टिन ऐसे धातु हैं जिनमें जो वायुमंडल से ऑक्सीजन से प्रभावित नहीं होते। तो इन्हीं धातुओं का एक परत हम लोहे पे चढ़ा देते हैं। तो लोहे का क्षरण रोकने के लिए उसके चारों ओर क्रोमियम या टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्रोमियम की एक परत उस लोहे पे हम चढ़ा देते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग तकनीक का इस्तेमाल करके। एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाने से उसकी चमक नष्ट हो जाती है, किंतु उसका क्षरण रुक जाता है। यानी एल्युमिनियम पे अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत बन जाए या चढ़ जाए तो एल्युमिनियम की चमक तो कम हो जाएगी, लेकिन उसका क्षरण रुक जाएगा। एल्युमिनियम को क्षरण से बचाने के लिए उसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत लेपन कर दिया जाता है, जिससे एल्युमिनियम का क्षरण ना हो सके। आगे देखते हैं, मिश्र धातु बनाकर। देखिए, कभी कभी एक धातु में दूसरी धातु या अधातु मिलाने पर वह अधिक कठोर, अस्थायी तथा संक्षारण से सुरक्षित हो जाता है। स्टेनलेस स्टील लोहा तथा कार्बन का मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील जो होता है वो किससे किससे मिलके बना होता है, लोहा और कार्बन को मिला के हम स्टेनलेस स्टील प्राप्त करते हैं, जिसमें आसानी से जंग नहीं लगता। जो बक्से वक्से बनते हैं ना, वो स्टेनलेस स्टील, जो बर्तन होते हैं घरों में हमारे स्टेनलेस स्टील के होते हैं, देखिए उसमें कभी जंग लगता है, नहीं लगता ना। तो कार्बन और लोहे को मिला के स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। चलिए अगला हेडिंग देखते हैं, मिश्र धातु। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, एलॉय। अब ये कैसे बनता है, देखिए, अनेक बार शुद्ध रूप में धातु को आवश्यक उद्देश्य के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। धातु में अन्य धातु अथवा अधातु की उचित मात्रा मिलाकर उसमें वांछित गुण धर्म प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक, मतलब कोई धातु का शुद्ध रूप है, उसमें हम धातु या अधातु हमको जिस तरह से ज़रूरत होगी, उस ज़रूरत के हिसाब से उसमें धातु की मात्रा कुछ, अधातु की मात्रा कुछ मिला के हम एक नया मिश्रण तैयार करते हैं। ठीक, उसे ही क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। ऐसे मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं या एलॉय कहते हैं। अर्थात मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं या अधातु का समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण का मतलब, समांगी क्यों कहा गया, क्योंकि मिलाने के बाद हम ये नहीं पता देख कर ये नहीं पता कर सकते कि इसमें कौन कौन सी धातु मिली है। ठीक, देख के नहीं बता सकते, इसीलिए इसको समांगी मिश्रण कहा गया है। दो या दो से अधिक धातुओं को
पिघली हुई अवस्था में मिलाने पर मिश्र धातु प्राप्त होता है। यानी इनको जो धातु मिलाई जाएंगी उनको पिघलाकर आपस में मिलाया जाता है। मिश्र धातु के भौतिक एवं धात्विक गुण अपने मूल धातु के गुणों से भिन्न एवं श्रेष्ठ होते हैं। अब देखिए नीचे एक तालिका दी हुई है, इस तालिका को देखते हैं। देखिए इधर यहाँ नीचे मिश्र धातु का नाम दिया है और कौन कौन सी यहाँ पे कौन कौन से धातु को मिला के तब ये मिश्र धातु प्राप्त किया गया है और यहाँ पे उपयोग दिया गया है उनका। तो जो पीतल है वो एक मिश्र धातु है। क्या क्या मिलके बनता है? तांबा और जस्ता को मिला के हम पीतल प्राप्त करते हैं। पीतल का इस्तेमाल बर्तन, तार, वाद्य यंत्र, सजावट आदि में होता है। कांसा, कांसा कैसे बनता है? तांबा एवं टिन को मिला के बनता है। इसका इस्तेमाल सिक्का, घंटा, मेडल आदि गहने बनाने में होता है। सोल्डर, सोल्डर ये बनता है हमारा सीसा एवं टिन से। सोल्डर आपने देखा होगा जिसको बोलते हैं सोल्डरिंग आयरन, जहाँ जो बिजली का काम करने वाले लोग होते हैं, मैकेनिक होते हैं, उनके पास सोल्डर होता है जिससे वो क्या करते हैं, दो तारों को या सर्किट को जोड़ते हैं। ठीक, उसी को सोल्डर कहते हैं। क्या होता है, विद्युत परिपथों में टाँका लगाने में काम आता है ये। फिर स्टेनलेस स्टील, ये कैसे कैसे बनता है, किसको मिला के? लोहा, क्रोमियम, निकिल। ठीक, इन सबको मिला के बनता है लोहा, कार्बन, निकिल, क्रोमियम, निकिल। इस्तेमाल बर्तन, उपकरण, छुरी, कांटे आदि बनाने में इनका इस्तेमाल होता है। अब इनके गुण क्या होते हैं? मिश्र धातु के विशिष्ट गुण, इनके सारे गुण पढ़ेंगे हम। देखिए, पहला, मिश्र धातु प्रायः मूल धातु से कठोर होती है। शुद्ध सोना बहुत मुलायम होता है, इसलिए इसके आभूषण नहीं बनाया जा सकता। सोने में थोड़ा तांबा मिलाने पर यह कठोर एवं आभूषण बनाने के लिए उपयोगी हो जाता है। यानी सोना जो होता है, सोने का शुद्ध रूप, शुद्ध मात्रा जो होती है उसको कैरेट में नापते हैं। ठीक, उसको कैरेट बोलते हैं। तो सबसे शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। ठीक, तो जो 24 कैरेट का सोना होता है उसका हम ज्वेलरी या जो हमारा होता है गहने, वो नहीं बना सकते क्योंकि बहुत मुलायम होता है, तुरंत टूट जाएगा। ठीक, मतलब तुरंत मुड़ जाएगा, होता है ना, तुरंत मुड़ जाएगा। तो इसीलिए उसमें थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं जिससे वो थोड़ा सा कठोर हो जाता है। इसीलिए सोना 18 कैरेट, 20 कैरेट और 22 कैरेट के ज्वेलरी में मिलता है हमको। जो इसका गहने मिलते हैं वो 18 कैरेट, 20 कैरेट और 22 कैरेट में प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, मिश्र धातुओं का वायु तथा नमी के कारण क्षरण नहीं होता। लोहे में क्रोमियम मिलाने पर स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है जिसमें जंग नहीं लगता। अगला, मिश्र धातुओं का रासायनिक यौगिकों द्वारा क्षरण नहीं होता। अगला देखते हैं, चौथा, मिश्र धातुओं के गुण उनके अव्ययी धातुओं के गुण से भिन्न होते हैं। जैसे सोल्डर सीसा तथा टिन का मिश्र धातु है। सोल्डर का गलनांक सीसा तथा टिन दोनों के गलनांक से कम होता है। इसी कारण इसका उपयोग धातुओं के टुकड़े अथवा तारों को जोड़ने में किया जाता है। यानी मिश्र धातु बनाने के बाद जो धातु हमको प्राप्त होते हैं उनकी खूबियाँ पहले के धातुओं से ज़्यादा ही होती हैं। ठीक, अब देखते हैं पिग आयरन क्या होता है। पिग आयरन, देखिए, वात भट्ठी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है। ठीक, या कच्चा लोहा या ढलवा लोहा कहते हैं उसी को। पिग आयरन को कच्चा लोहा या ढलवा लोहा कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए 93% लोहा होता है, 4 से 5% कार्बन तथा शेष सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन की अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं, जिसके कारण इसका गलनांक कम होता है और यह भंगुर होता है। भंगुर का मतलब आसानी से टूट जाता है। एक तरह से समझ लीजिए, चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, उन्हीं को पिग आयरन कहते हैं। हालांकि पिग आयरन उनसे थोड़ा सा मजबूत होता है चीनी मिट्टी से, लेकिन एकदम लगभग वैसे ही होता है। इसका उपयोग पाइप, स्टोरेज टंकी, नहाने के टब
कूड़ादान आदि बनाने में किया जाता है। ठीक। अब देखते हैं इस्पात। इस्पाती लोहे, जो इस्पात के लोहे होते हैं वो क्या हैं? यह लोहे का दूसरा रूप है जिसमें आयरन जो होता है 98.8% से 99.8% तक होता है। कार्बन 0.25% से 1.5% तक, और जो बाकी होते हैं वो सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीज आदि अशुद्धियाँ जो होती हैं वो होती हैं। इसका उपयोग मोटर गाड़ी, नट बोल्ट आदि के निर्माण में किया जाता है। पिग आयरन तथा इस्पात भी एक प्रकार के मिश्र धातु हैं। ठीक, ये मिश्र धातु हैं, तो देखिए इतनी सारी चीज़ें मिला के तब ये बनाए जाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा सभी अयस्क खनिज हैं किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हैं। हाँ, अब ये देखिए कह रहा है सभी अयस्क खनिज है। अयस्क क्या होता है? अयस्क होता है, अयस्क हम उसे कहते हैं जब किसी खनिज से हम किसी पदार्थ को अधिक मात्रा में और सरलता से निकाल पाते हैं तो उसे अयस्क कहते हैं। लेकिन खनिज क्या होते हैं? खनिज में किसी पदार्थ की मात्रा अधिक हो सकती है और किसी पदार्थ की मात्रा कम हो सकती है, यानी ये दोनों मिलके खनिज बनते हैं, लेकिन अयस्क में सिर्फ अधिक मात्रा वाला ही गिना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जो अयस्क है उसको हम खनिज कह सकते हैं, लेकिन सभी खनिज को हम अयस्क नहीं कह सकते। ठीक। अगला देखते हैं, सामान्यतया सभी धातुएं कठोर, चमकीली, आघातवर्धनीयता एवं तन्य होती हैं। जो धातुएं होती हैं उसमें ये चारों गुण होते हैं। अधिकांश धातुएं गैसीय एवं द्रवावस्था में पाई जाती हैं। धातुएं जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। धातु का घरेलू तथा औद्योगिक स्तर पर अत्यधिक प्रयोग होता है। धातुओं को संक्षारण से बचाकर हम अर्थव्यवस्था में सुधार ला सकते हैं। स्थायित्व, चमक एवं श्रेष्ठ गुणों के कारण मिश्र धातुओं का उपयोग बढ़ता जाता है। चलिए, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब इस पाठ में अभ्यास प्रश्न आ गए हैं। ये सारे अभ्यास प्रश्न आप लोग हल करेंगे, खुद से हल करने का प्रयास करेंगे। ये सारे अभ्यास प्रश्न देख लीजिए आप लोग। देखिए, अब ये जो इसका इस जितना हमने पढ़ाया है, इसका जो इस पाठ का जो पीडीएफ फाइल है, वो पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं जब चाहें। और ये सारे अभ्यास प्रश्न वहाँ से देख देख के हल भी कर सकते हैं। तो ये सारे अभ्यास प्रश्न आप लोग के हो गए। अब ये पाठ आप लोग का पढ़ा के ख़त्म हो गया है। अभ्यास प्रश्न आप लोग हल करिएगा, और अगर नहीं हल होता है तो अगली वीडियो में हम उसका हल आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।